हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल प्रेमचंद लेक्चर्स में। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अब हमारे 12th के जो हिंदी का एग्ज़ाम थे वो ख़त्म हो गए हैं। आज ही 16 तारीख थी और आज ही के दिन हिंदी का पेपर था, जो कि आज ख़त्म हो गया। देखिए, मेरे पास 2023 सामान्य हिंदी का पेपर है, जिसका सोल्यूशन मैं आप लोगों को इस वीडियो में दूंगा। तो सबसे पहले आज देखिए मैं सोल्यूशन करा रहा हूँ। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे पेपर को मांगना पड़ा है किसी से बनाने के लिए वीडियो। ठीक ना दोस्तों, तो चलिए इस वीडियो को देख लेते हैं। देखिए, इस पेपर का कोड है 302 जे 302 ZJ। इस पेपर कोड को आप लोग देख लीजिए, जिन जिनके यहाँ पे यह पेपर कोड था। ठीक, अब देखिए 3 घंटे 15 मिनट है, आप लोग सारा नोटिस पढ़ लीजिएगा। चलिए मैं आप लोग को दिखाता हूँ प्रश्न। देखिए, खंड का हम लोग का यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। और पहला प्रश्न है, भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन है? यानी कि भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं कौन से हैं? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन जो है थर्ड, यहाँ पर राम प्रसाद निरंजनी, यही ऑप्शन सही है। राम प्रसाद निरंजनी भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं। अब देखिए इसके बाद आगे है सदल मिश्र। ख प्रश्न है कि सदल मिश्र की रचना है, इसमें से कौन सी है? तो वो है नासिकेतोपाख्यान, सदल मिश्र की रचना है। आप लोग मिलाते चलिएगा, जिन जिनका आंसर सही है कमेंट कीजिएगा प्लीज। अब आगे देखिए, चंद्रकांता संतति। चंद्रकांता संतति किसकी विधा है? तो चंद्रकांता संतति उपन्यास विधा है। आप लोग चौथा ऑप्शन मारे होंगे तो आप लोग का एकदम सही है, चौथा ऑप्शन सही है, उपन्यास। फिर आगे देखिए, आगे है घन नंबर प्रश्न में कि बालकृष्ण भट्ट संपादक थे, यानी कि बालकृष्ण भट्ट इनमें से किस चीज के संपादक थे? तो यहाँ पर है हिंदी प्रदीप, हिंदी प्रदीप के संपादक थे बालकृष्ण भट्ट। ठीक, अब आगे देखिए अंगन नंबर में प्रश्न है कि वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है, तो इनमें से कौन से है? बाणभट्ट की आत्मकथा तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। वाग्यधारा इनकी है, वाग्यधारा जो रचना है ये वासुदेव शरण अग्रवाल की है। साहित्य और समाज तो पुरी सुंदर रेड्डी की है और शेखर एकजीवनी अज्ञे जी की है। आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे देखिए कौन कौन सा प्रश्न आप लोग किए हैं उसको सबको देखिए। देखिए प्रश्न है, कितनी नावों में कितनी बार काव्य कृति है किनकी है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी की है। पता है कि नहीं आप लोगों को? और इन्हीं कृति पर इनको कौन सा पुरस्कार मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, कितनी नावों में कितनी बार पर। अब आगे देखिए दूसरे का ख है, छायावाद की प्रमुख विशेषता है, तो कौन सी? सौंदर्य एवं प्रेम। सौंदर्य एवं प्रेम जो लोग मारे होंगे उनका सही है, सौंदर्य और प्रेम छायावाद की प्रमुख विशेषता है। अब देखिए आगे घ नंबर प्रश्न में दूसरा सप्तक प्रकाशन वर्ष है। देखिए पहला जो सप्तक था, जो पहला था तार सप्तक, वो प्रकाशित हुआ था 1943 में, और जो दूसरा तार सप्तक है वो प्रकाशित हुआ था 1951 में, 8 साल के अंतराल के बाद। ठीक, अब आगे देखिए है अब घन में प्रश्न में कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, किसको माना जाता है? उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जिन जिन लोगों का प्रश्न ये जितना भी सही है या जिनका गलत है वो प्लीज कमेंट करिए, ताकि आगे वाली जो वीडियो है मैं उसमें सुधार कर सकूं, अच्छी तरीके से मैं और भी एक्सप्लेन करूं इन सारी चीज़ों को। देखिए घन प्रश्न में है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, किसको माना जाता है? पृथ्वीराज रासो को। पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। अंगन प्रश्न में है, मैथिली शरणगुप्त की काव्य कृति है, तो कौन सी है? त्रिपथगा मैथिली शरणगुप्त की काव्य कृति है। ठीक है, अब देखिए ये तो हम लोग का बहुविकल्पी प्रश्न सारे खत्म हो गए। अब देखिए यहाँ से हमारे स्टार्ट होते हैं कौन से? तीसरे नंबर से गद्यांश पर आधारित प्रश्न। तो इन गद्यांश पर जितने आधारित प्रश्न है मैं इनको अगली वीडियो में सॉल्व कराऊंगा। सिर्फ मैं आप लोग को यहाँ पर थोड़ा सा आउटलुक देने की कोशिश करूंगा, आप लोग समझिएगा। देखिए तीसरा नंबर प्रश्न है कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए तो है पहला, मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। ये तो आप लोग इसको पढ़ते ही समझ गए होंगे कि ये राष्ट्र के स्वरूप नामक चैप्टर से है, जिसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। ठीक, तो इसमें देखिए प्रश्न क्या क्या दिया था कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो आप लोग लिख देंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य गरिमा में संकलित राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से उद्धृत है, जिसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। बस आप लोग इतनी चीज लिख देंगे। फिर आगे देखिए, आगे है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो आप लोग को इस रेखांकित अंश से इसकी व्याख्या करनी है। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी के पुत्र हैं। आप लोग सिर्फ इसकी व्याख्या कर देनी है। तीसरे नंबर में प्रश्न है कि राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है? तो देखिए इसी में से आप लोगों को खोज कर निकालना है। देखिए यहाँ पर देखिए
पृथ्वी हो और मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव। बस आप लोग को यही लाइन उठाकर यहाँ पर डाल देनी है, कुछ नहीं करना है आप लोगों को। आप लोगों को गद्यांश में से ही आंसर ढूंढना है, ठीक। फिर अगला प्रश्न देखिए चौथे नंबर का, पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? तो पृथ्वी और जन दोनों मिलकर, देखिए पृथ्वी और जन दोनों समन्वय से यानी कि मिल करके राष्ट्र का स्वरूप बनाते हैं, या राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है उससे मिलने से दोनों के, ठीक। अब पांचवा प्रश्न है, पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है? जब पृथ्वी तभी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है जब जन जो लोग हैं उसके साथ हों। देखिए इसका आंसर यहाँ पर है, जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है, अर्थात यदि पृथ्वी पर लोग ही नहीं रहे तो मातृभूमि की संज्ञा उसे मिल नहीं सकती, ठीक। अब तो ये हो गया हम लोग का पहले वाला गद्यांश। अब देखिए यहाँ है दूसरे का गद्यांश, अशोक का वृक्ष जितना ही मनोहर हो, जितना ही रहस्यमय हो। तो इस गद्यांश को आप लोग पढ़ लीजिएगा। बता दूं ये गद्यांश पढ़ते हुए आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ये अशोक के फूल नामक चैप्टर से लिया गया है। और इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अब देखिए पहला प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ के लेखक का नाम लिखिए। तो लिख देंगे, देखिए यहाँ पर डायरेक्ट आप लोग लिख सकते हैं गद्यांश के पाठ का लेखक, लिखेंगे ऐसे, गद्यांश के पाठ का नाम लिख देंगे अशोक के फूल और लेखक का नाम लिख देंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी। फिर देखिए दूसरा प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो आप लोग सिर्फ रेखांकित अंश की व्याख्या कर देनी है। फिर तीसरा है, सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का प्रतीक कौन है? तो आप लोग को इसी में से खोज कर निकालना है। ये देखिए, उस विशाल सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का ही प्रतीक हो जो साधारण प्रजा के परिश्रमों पर पली थी, ठीक ना। आप लोग सिर्फ इसी को पढ़कर यहाँ से आंसर निकाल लीजिएगा। ये सिर्फ मैं आप लोग आउटलुक दे रहा हूँ, मैं इसके बाद वाली वीडियो में आप लोग कहेंगे तो इसका फुल सोल्यूशन मैं दूंगा। फिर देखिए चौथे प्रश्न का प्रश्न है, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक गद्यांश दिया गया है जिसमें से कुछ प्रश्न है, आप लोग को उसको उत्तर देने हैं। तो देखिए पहला गद्यांश क्या है? पहला गद्यांश आप लोग ध्यान से देखिए है, निज जन्म जन्म से सुने यह जीव मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा, 100 बार धन्य वह एक लाल की माए। तो ये देखिए, ये पढ़ते समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि ये है कैकेयी के अनुताप नामक चैप्टर से लिया गया है और इसके लेखक महर्षि शरदगुप्त जी हैं, ठीक। ये सबसे पहले पता चल गया आपको। तो लिख देंगे उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखना है, तो लिख देंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि में संकलित कैकेयी के अनुताप नामक शीर्षक से ली गई है, जिसके रचयिता महर्षि शरदगुप्त जी हैं। बस इतना लिखना है आप लोग को। फिर देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या, तो रेखांकित अंश की व्याख्या कर देनी है आप लोगों को। फिर देखिए इस सब प्रश्नों को आप लोग पढ़कर आसानी से उत्तर दे सकते हैं, बस आप लोग को इसको पढ़ना पड़ेगा थोड़ा। अब देखिए अथवा प्रश्न है कि इस अथवा में इसी के साथ, आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजय पुरुष आसीन, है बधे नर के करों में वारी, विद्युत भाप हुक्म पर चढ़ता है, उतरता है पवन का ताप। देखिए ये जो लिया गया है, ये जो पद्यांश लिया गया है, ये अभिनव मनुष्य से लिया गया है और इसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। देखिए ये वाला इससे आसान है, जो ये है ना थोड़ा कठिन पड़ जाएगा, ये आप लोग को आसान पड़ेगा। देखिए अब इसके बाद इसी में देखिए प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न इसी में होगा, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो इसका संदर्भ लिख देना है। और देखिए दूसरा प्रश्न यहाँ है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तो आप लोग को रेखांकित अंश की उसमें व्याख्या कर देनी है। और देखिए तीसरा प्रश्न है, आज के मनुष्य ने किस पर विजय प्राप्त कर ली है? तो आज के मनुष्य ने हर चीज पर विजय प्राप्त कर ली है, विद्युत पर, भाप पर, जल पर, हवा पर, सब चीज पर विजय प्राप्त कर ली मनुष्य ने। चौथे प्रश्न में है, किसके हुक्म पर पवन का ताप चढ़ता उतरता है? तो लिख देंगे आजकल के मनुष्य या आजकल के बुद्धिजीवी मनुष्यों के हुक्म पर पवन का ताप चढ़ता उतरता है नहीं बाकी कई व्यवधान से क्या आशय है? इसका इस जो पंक्ति लिखी गई है इससे आशय यह है कि आजकल कोई भी चीज रहस्यमयी नहीं रह चुकी है, सब चीज का क्या है, एक सोल्यूशन आ चुका है, अर्थात मनुष्य ने हर रहस्य का पर्दाफाश कर दिया है। ये तो हो गई बात। अब स्टार्ट होता है पांचवा प्रश्न। अब इसमें देखिए, इसमें देगा आप लोगों को लेखक का जीवन परिचय लिखने के लिए और एक कवि का जीवन परिचय देखा। देखिए लेखक में है प्रोजी सुंदर रेड्डी, आचार्य हरिप्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इन तीनों में से किसी एक का लिखना है। और इसमें से खमे प्रश्न है कि इसमें दिया गया 3 कवि का नाम और इसमें से किसी एक का करना है, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सच्चिदानंद हिरानंद, वात्स्यायन अज्ञे जी का। मैं जल्दी जल्दी से लेकर आ रहा हूँ कि ज्यादा वीडियो लंबी ना हो और आप छोटे से वीडियो में सब कुछ समझ जाएं। फिर देखिए छठे प्रश्न में है, ध्रुव यात्रा कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द में आप लोग को ध्रुव यात्रा कहानी की
उसको सिर्फ बताना है सांस छोटा मोटा। फिर आगे है पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का सांस लिखिए, इसी का अथवा में है। इसमें भी अधिकतम सीमा कितनी, अरे इसमें भी अधिकतम शब्द सीमा कितनी है, 80 शब्द है, अर्थात 80 शब्द के अंतर्गत आप लोगों को लिखना है। 80 से 100 कर देंगे तभी कोई बात नहीं है। फिर अब आता है आप लोगों का खंड काव्य के आधार पर। तो ये तो प्रश्न उन लोगों के लिए है कि अरे यहाँ पर जनपद के हिसाब से चलता है ना, कि जिसके जनपद में जो खंड काव्य है वह उसी की तैयारी करेगा। तो इसमें ढेर सारे खंड काव्य हैं, आप लोग जिस जिले से होंगे उसके खंड काव्य को आप लोग देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर चलिए आगे देखिए, आगे यहाँ से फिर यहाँ तक खंड काव्य है। फिर देखिए अब यहाँ से हम लोग का संस्कृत वाला पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा। खंड ख आप लोग देखिए यहाँ पर, और खंड ख में 8वें प्रश्न का क है कि दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। किसी एक का आप लोग को हिंदी में क्या करना है, अनुवाद करना है। देखिए 2 + 5 नंबर का, अर्थात 2 नंबर मिलेंगे आप लोगों को संदर्भ लिखने पर और 5 नंबर इसका अनुवाद लिखने पर, पूरे टोटल जाएंगे 7 नंबर। देखिए पहला है आत्मनस्तु वे कमाए पति प्रियो भवती। तो जो ये गद्यांश लिया गया है ये आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ नामक पाठ से लिया गया है। चाहे तो आप इसको कर लीजिए या फिर इसको देखिए, अथवा में दिया गया है बौद्ध युगे इमे सिद्धांता व्यक्ति जीवन से अभ्युत्थानाय प्रयुक्ता आसन। तो ये जो लिया गया है ये जो लिया गया है गद्यांश, ये लिया गया है पंचशील सिद्धांता से। तो आप लोग कोई भी एक कर लिए, दोनों आसानी, ज़्यादा कोई कठिन नहीं है। अब फिर आगे देखिए 8वें का अब ख यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि इसमें पद आएंगे। दिए गए संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए, ये भी 7 नंबर का आएगा। देखिए पहला है भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिवाड़ भारती। तो ये जो लिया गया है ये आप लोग के कॉन्सेप्ट से लिया गया है, सुभाषित रतरानी से लिया गया है। और इसी का थम दिया गया है सहसा विदधीत न क्रियाम विवेक परम आपदाम पदम। तो ये भी लिया गया है सुभाषित रतनानी से। दोनों जो श्लोक है एक ही चैप्टर से लिए गए हैं। अब देखिए अब आगे है 9वां प्रश्न। यहाँ पर अब की पारी जो ये बनाया गया है पेपर वो काफ़ी बड़ा है। इससे पहले जितने पेपर आते थे वो छोटे छोटे आते थे, ये बहुत बड़े बड़े पेपर की पारी बना दिया गया है। 9वां प्रश्न है निम्नलिखित मुहावरा और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। देखिए पहला है अंगूठा दिखाना अर्थात इनकार करना, पहाड़ टूट पड़ना अर्थात बड़ी विपत्ति आ जाना, धूल में मिलाना अर्थात किसी को परास्त कर देना, पानी पानी होना अर्थात लज्जित होना। तो आप लोग अर्थ लिखकर इसका जो वाक्य प्रयोग है उसको कर दीजिएगा। अब अगला प्रश्न है देखिए जो 10 नंबर प्रश्न है हम लोग का स्टार्ट हो जाता है और 10वें का क है निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है हिमालय, एकदम देखिए यहाँ पर सरल सरल प्रश्न आए हैं। हिमालय का सही संधि विच्छेद है तो कौन सा है, हिम धन आलय हिमालय। इसमें कौन संधि हो जाएगी आप लोग की, दीर्घ संधि। अब देखिए दूसरा प्रश्न है कठोपनिषद का सही संधि विच्छेद है तो ये हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा कठ धन उपनिषद। यहाँ पर देखिए कठ में आएगा अ और यहाँ से उ मिलकर बन जाएगा ओ, कठोपनिषद। इसमें हो जाएगी हिमालय की गुण संधि। अब आगे देखिए तीसरा है अन्वेषणम का सही संधि विच्छेद है तो क्या हो जाएगा, अनुधन एषणम। पहला हो जाएगा अनुधन एषणम अन्वेषणम का, ये हो जाएगा यहाँ पर यड़ संधि आप लोगों की। अब देखिए आगे अगला प्रश्न है ख, इसी में देखिए 10वें का ख प्रश्न है कि दिए गए निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन के अनुसार सही चयन कीजिए। तो देखिए पहला है आत्मनि शब्द में विभक्ति और वचन कौन सा है, तो यहाँ पर सप्तमी विभक्ति एक वचन है। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर में सप्तमी विभक्ति एक वचन। और देखिए इसी के दूसरे में है नाम शब्द में विभक्ति और वचन है तो इसमें कौन से, इसमें षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। जो लोग सही किए होंगे प्लीज कमेंट कीजिए। देखिए अब आगे देखिए आगे है 11वें का क है निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। देखिए पहला है सब शब्द युग्म सकल और सकल। देखिए सकल मतलब होता है संपूर्ण, जैसे होता है ना सकल घरेलू उत्पाद अर्थात संपूर्ण। सकल एक पहला दिया गया है छोटे सा से सकल और यहाँ पर दिया गया है बड़े से। तो यहाँ पर जो ये वाला ऑप्शन है ब संपूर्ण और खंड, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अब देखिए दूसरा है अंश और अंशु। अंश मतलब होता है भाग और अंशु मतलब होता है सूर्य। तो कौन सा हो जाएगा, भाग और सूर्य। अब देखिए घ नंबर प्रश्न में निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। यह कौन सा है, 11वें का ख। तो इसमें से एक शब्द के 2 अर्थ लिखने हैं, जैसे कि धरा मतलब क्या होती है, पृथ्वी। और क्या होता है, धारण करना। और क्या क्या लिख सकते हैं,
भू लिख सकते हैं, मतलब ऐसे बनाकर आप लोग 3 शब्द लिख दीजिएगा। फिर देखिए ग नंबर में है इसी के, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन करके लिखिए। देखिए पहला है जिसका कभी अंत ना हो, अर्थात अनंत, जो जिसका कभी अंत ही ना हो, क्या हो जाएगा अनंत। दूसरा है जानने की इच्छा रखने वाला, दूसरा प्रश्न क्या है, जानने की इच्छा रखने वाला, तो क्या होता है जिज्ञासु होता है, जानकार मत मारिएगा आप लोग, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। अब देखिए आगे प्रश्न है घ में इसी के, निम्नलिखित में से किसी 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए, 2 नंबर आपको मिलेंगे, ठीक, 2 लिखने हैं, 2 नंबर मिलेंगे, 1 नंबर का 1 है। परीक्षा पद्धति बदलना चाहिए, तो ये अशुद्ध लिखेंगे आप लोग, परीक्षा पद्धति बदलनी चाहिए। दूसरा है मैंने अनेकों बार यात्रा की है, इसका सही है मैंने अनेक बार यात्रा की है। तीसरा है केवल यहाँ 4 पुस्तकें रखी हैं, तो आप लोग लिखेंगे यहाँ पर 4 पुस्तकें रखी हैं, ठीक। फिर चौथे में लिखेंगे, देखिए चौथा है महादेवी वर्मा एक प्रसिद्ध कवियत्री है, तो देखिए कवियत्री नहीं होता है, कवयित्री होता है, क्या होता है कवियत्री होता है, ऐसे ऐसे लिखेंगे कवयित्री, इस प्रकार से होता है, ठीक हो गया। अब हाँ ठीक है, यहाँ पर कवि नहीं रहेगा कवयित्री रहेगा। अब देखिए अब यहाँ से स्टार्ट होता है आप लोगों का 12वां प्रश्न। 12वें का क है श्रृंगार अथवा वीर रस का लक्षण और उसका एक उदाहरण लिखिए। 2 नंबर में आप लोगों को मैं सारे जितने भी रस हैं और जितने भी अलंकार हैं, अलंकार रस छंद, मैंने इन सारी की वीडियो अपलोड कर दी थी, यदि आप लोग देखे होंगे तो इसको इन सारे प्रश्नों को आसानी से कर लिए होंगे। देखिए श्लेष अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार, ग में है सोरठा अथवा कुंडलिया छंद का विलक्षण उदाहरण, 2-2 नंबर के सारे प्रश्न है, बहुत ही आसानी से आप लोग कर लेंगे। अब देखिए अब अंतिम प्रश्न की ओर देखिए हम लोग धीरे-धीरे जा रहे हैं। देखिए 13वां प्रश्न है समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर लिपिक के पद पर अपनी नियुक्ति हेतु विद्यालय के प्रबंधक को आवेदन पत्र लिखिए। 6 नंबर में और इसी के अथवा में ऋण प्राप्ति हेतु बैंक के शाखा प्रबंधक को आवेदन पत्र लिखिए। इन दोनों में से कोई आप एक कर सकते हैं। अब देखिए निबंध, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो नंबर देता है वो है निबंध, 9 नंबर आपको देता है निबंध। देखिए पहला इसमें कौन सा प्रश्न है 14वां, इसमें पहला है ऑप्शन में राष्ट्रीय एकता वर्तमान समय की अनिवार्य आवश्यकता। दूसरा है आतंकवाद की समस्या कारण और समाधान। तीसरा है पर्यावरण प्रदूषण और निराकरण के उपयोग। तो 100% मैं बता रहा हूँ 95% लोग पर्यावरण पर लिखे होंगे, क्योंकि यह ज़्यादा आसान भी है और ये इंपॉर्टेंट भी ज़्यादा है। चौथा है आधुनिक शिक्षा पद्धति की दिशा और दशा। आप लोग कोई भी किए होंगे कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।